आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बात कोई 10 साल पहले की है, जब मैं अपने घर से पहली बार नौकरी के लिए बाहर निकला था। मैं लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो अपनी पहली पोस्टिंग में राजगढ़ के एक छोटे से गांव में पहुंचा। पहुंचते हुए शाम होने को थी। मैं सोच ही रहा था कि अब क्या करना है कि तभी एक साफ सुथरे कपड़े में एक अधेड़ उम्र का आदमी मुझे देख बहुत खुश होता हुआ बोला, आप वर्मा जी हैं ना, बैंक के नए कैशियर? मैंने सिर हाँ में हिलाते हुए उससे कहा, जी मैं ही हूँ। उसने उसका नाम रमेश बताया और वो मुझे लेने आया है। ऐसा कहकर उसने कहा कि मैनेजर साहब ने बोला था। मेरा सामान लेकर थोड़ी दूर चलकर रिक्शा स्टैंड तक आया। फिर एक रिक्शा लेकर हम करीब 1 मील दूर एक कॉलोनी में आ गए। एक छोटे से 1 मंजिला मकान का दरवाज़ा खोलकर मेरा सामान अंदर रख दौड़कर चाय बना लाया। फिर पूछा, रात में आप क्या खाएंगे? मैं बैठक में सोफे पर बैठा था। मैंने पूछा कि ये घर किसका है, तो उसने कहा, सर ये तो अपने बैंक का गेस्ट हाउस है और मैं केयर टेकर खान सामा। कुछ सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आपकी सेवा में हाजिर। क्योंकि साल 2 साल से एक आध बारी कोई आता है इसमें, बाकी खाली ही रहता है। इसलिए मैनेजर सर ने कहा कि जब तक आपके लिए किराया का कोई कमरा ठीक नहीं हो जाता तो आप इस मकान में रुक सकते हैं। चाय पीकर अंदर के कमरे में गया। एक बेहतरीन कमरा, बड़ा पलंग, साफ सुथरा, देखकर दिल खुश हो गया। नहा धोकर रात का खाना खत्म कर थोड़ी देर तक किताब पढ़ते हुए कब आंख लग गई मालूम ही नहीं। तकरीबन रात 10 बजे मेरे पेट में बहुत ज़ोर का दर्द उठा। मुझे ऐसा दर्द अक्सर उठता है जिसके लिए मैं हर वक्त दवाई की शीशी अपने बैग में ही रखता हूँ। जल्दी से उठकर बैग में देखा पर कहीं भी वो शीशी नहीं मिली। मैं शायद बैग भरते वक्त घर में ही भूल गया। अब क्या होगा? दर्द बढ़ता ही जा रहा था। एकाएक मुझे याद आया, कॉलोनी के गेट के पास मैंने एक डॉक्टर की दुकान देखी थी। सोचा शायद खुली हो। पास जाकर देखा तो खुशनसीबी से दुकान खुली हुई ही थी और डॉक्टर साहब का नाम भी बोर्ड पर लिखा था, डॉक्टर अरुण अग्रवाल MD। सिर्फ एक बार आवाज़ देकर अंदर घुस गया। देखा एक बहुत ही गंभीर आदमी बेहतरीन काले कोट, सफ़ेद शर्ट और काली टाई पहने, आंखों पर मोटा चश्मा, कुछ पढ़ रहा था। मुझे देखते ही बहुत ही खरखराती सी आवाज़ में आने का कारण पूछा। बतलाते ही बोले, ठीक है। फिर अपने पीछे की अलमारी से एक शीशी निकाली और उसमें से कुछ काले रंग का पाउडर सा निकाला और कहा, लो इसे खा लो। आश्चर्य, पाउडर के गले में जाने के ठीक 1 मिनट के अंदर में ही दर्द पूरी तरह से जैसे छू मंतर हो गया। मैंने पूछा, सर कितना हुआ? वो बहुत ज़ोर से डांट कर बोले, डॉक्टर अरुण को पैसे देगा, चल भाग यहाँ से। मैं भागकर क्लिनिक से बाहर आ गया। फिर घर आकर सो गया। कुछ दिन बहुत काम के बोझ में चले गए। फिर रविवार को मैनेजर जी के घर शाम पर खाने पर गया था और लौटते हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। रिक्शा लेकर लौटते हुए देखा डॉक्टर अरुण की क्लिनिक खुली हुई थी, सो वहीं रिक्शा छोड़ दिया। अंदर से बहुत से लोगों की हंसी की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही मैंने अंदर झांका, मेरा दिल जैसे गले में आ गया। डॉक्टर अरुण के साथ 3 इंसानी कंकाल थे जो बात करते हुए ज़ोरों से हंस रहे थे। कोई एक्सरसाइज कर रहा था तो कोई बैठा बातों में मशगूल था। मैं तेज़ी से अपनी जान बचाकर भाग निकला।
घर पहुंचकर देखा घर खुला हुआ ही था और खान सामा भी बैठा था। मेरी हालत देख खान सामा तेजी से पानी लाया और फिर उसने मुझे चाय बना कर दिया। चाय पीकर मैं कुछ आराम महसूस कर पाया। मेरी हालत देख खान सामा ने पूछा, साहब क्या हुआ? मैंने उसे पूरी कहानी सुना दी तो उसने पूछा, कौन डॉक्टर अरुण? मैं बहुत समझाता रहा पर वो समझ ही नहीं पाया। अगले दिन ऑफिस में मैनेजर साहब ने पूछा, क्यों? खान सामा बतला रहा था कि आप कहीं कुछ देखकर बहुत घबरा गए थे। मैंने अपने पहले दिन की कहानी से लेकर पिछली रात तक की सारी बातें खुलकर बतलाई। वो एकदम चुप हो गए। शाम तक उन्होंने मुझसे कोई भी बात नहीं की। शाम को सबके जाने के बाद वो मेरी कैबिन में आए और बैठ गए। थोड़ी देर में चपरासी चाय ले आया। चाय पीते हुए वो मुझसे बोले, आज से कोई 10 साल पहले की बात है। आगे मैनेजर साहब ने बताया, इस जगह पर डॉक्टर अरुण की टक्कर का दूसरा कोई डॉक्टर नहीं था। वो लोगों को जो भी दवाई देते थे कभी भी पैसा नहीं लेते थे। एक बार जब बरसात के समय बहुत बड़ा तूफान आया तब डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक में 4 मरीजों के साथ बैठे थे। अचानक एक बिजली कड़की और क्लिनिक के सामने वाले पेड़ पर गिरी। वो बहुत ही बड़ा पेड़ पूरी तरह से जलता हुआ उनकी क्लिनिक के ऊपर गिरा और वो 5 ही नहीं निकल पाए और वहीं जलकर राख हो गए। तब से आज तक रात में कई लोगों को वो क्लिनिक खुला हुआ दिखा है। जिसके बाद मैनेजर साहब ने कहा, पर तुमने तो सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि उनसे लेकर दवाई भी खाई है। उस दिन के बाद से आज तक इतने साल हो गए मगर आज तक मेरे पेट में कभी भी वो दर्द की बीमारी नहीं उभरी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। इस समय रात के 12 बज चुके थे। सुल्तान को दूसरे शहर में अपने अब्बू के लिए दवा लेने जाना था। कुछ दवाइयों का इस शहर में टोटा पड़ गया था और जो थोड़ी बहुत मिल भी रहे थे उनके दाम दवा विक्रेताओं ने बहुत बढ़ा चढ़ा कर लगा रखे थे। सुल्तान को लगा अगर पास वाले शहर से दवा ले आई जाए तो बहुत सस्ती पड़ेगी, क्योंकि उसके अब्बू की दवा बहुत लंबे समय तक चलनी थी। इसलिए वो आज सुबह ही लखनऊ निकल गया था। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो वहाँ हर हाल में हर दवा मिल ही जानी चाहिए थी। दवा लेकर लौटते हुए काफ़ी रात हो चुकी थी। आधी रात होने को आई, इसलिए बस स्टेशन पर अब बिल्कुल सन्नाटा होने लगा था। दूसरे दिन डॉक्टर से मिलकर दवा दिखा लेंगे, ये सोचकर वो बस अड्डे से बाहर निकला। उसने साइकिल स्टैंड से अपनी साइकिल निकाली और घर के लिए आगे बढ़ने लगा। देर हो चुकी थी। वो इस समय तक थक भी चुका था और जल्दी से जल्दी बस घर पहुंचना चाहता था, जिससे वो आराम कर सके। इसलिए उसने आज शॉर्टकट वाला रास्ता ले लिया। उसे आराम के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा था। वो जल्दी जल्दी बस घर पहुंचकर सोना चाहता था। उसे ये भी नहीं पता था कि अभी बहुत कुछ होने वाला है। इस शॉर्टकट वाले रास्ते से होता हुआ एक छोटा रास्ता करीब 50 मीटर का बाईं ओर जाता था, जो आगे जाकर कब्रिस्तान में ख़त्म होता था। सुल्तान ने जब इस रास्ते पर जाने का तय कर लिया था तो उस समय उसके दिमाग में सिर्फ थकान से जल्दी छुटकारा पाने के लिए घर पहुंचने की जल्दी थी। उस समय कब्रिस्तान की बात उसे याद नहीं आई थी। जल्दबाजी में सुल्तान ने शॉर्टकट वाला रास्ता पकड़ तो लिया, पर जब आधा रास्ता पार हो गया
तब उसे याद आया कि आगे कब्रिस्तान आने वाला है। जैसे जैसे कब्रिस्तान पास आने लगा, उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। इस समय तक वो अपने घर और बस स्टेशन के बीचों बीच आधे रास्ते पर था। तो ना तो उसमें लौटने की हिम्मत थी और ना ही आगे जाने की हिम्मत पड़ रहे थे। उसे आगे जा रहे एक बारात के डीजे गाने की आवाज़ सुनाई पड़ी, इसलिए उसकी थोड़ी हिम्मत बंधी और अंततः उसने आगे जाने का फैसला ले लिया। फिर थकान नींद से मजबूर होकर साइकिल पर उसके पैर अपने आप ही उठे। तभी उसे एक सजा धजा आदमी उसकी तरफ ही आता दिखाई पड़ा। उसके कपड़े चमचमा रहे थे, उसका परफ्यूम जैसे पूरा महक सा रहा था। मानो लग रहा था कि वो उसी बारात में शरीक होने जा रहा हो। उसने सुल्तान को देखा तो सुल्तान को रोक कर बोला, भाई तुम्हें कहाँ तक जाना है? अपनी साइकिल पर मुझे भी बिठा लो ना, बस आगे जा रही उस बारात तक छोड़ दो। मेरे पैर में चोट आ गई है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं पिछड़ गया हूँ, बड़ी कृपा होगी। सुल्तान ने अब ध्यान दिया, वो सचमुच थोड़ा लंगड़ा रहा था। वो साइकिल से नीचे उतरा और वहीं सड़क पर बैठकर उस बाराती के पैर को अपने घुटने पर रखकर उसके पैर दबाने लगा। उस बाराती के एड़ी में चोट लगी थी। सुल्तान ने अपने लाए सामान में से एक बैंडेड लगाया और एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा भी लगाया। पैर दबाने और दवा लगाने से उस बाराती को थोड़ा आराम मिल गया। सुल्तान ने अपने बैग से एक गौज का बंडल निकाला और उस आदमी के पैरों में कसकर लपेट दिया। गौज लपेटने से उसे आराम मिला और उसने सुल्तान को धन्यवाद दिया। इतना करने के बाद सुल्तान को एक बार फिर से कब्रिस्तान का ध्यान आ गया। सुल्तान ने सोचा, कब्रिस्तान आने वाला है, अच्छा है इसका साथ मिल गया, रास्ता आसानी से कट जाएगा। और अब फिर वो उसे अपनी साइकिल पर सहारा देकर पीछे बैठा लिया। थोड़ी देर बाद वो आदमी थोड़ा मग्न होकर गाना गाने लगा। सुल्तान सोचने पर मजबूर हो गया कि उसने बैठाया तो था एक आदमी को, पर यह गाना औरत की आवाज़ में गा रहा है। चलो कोई बात नहीं, गाना बढ़िया गा रहा है। और सुल्तान ने भी गाने में अपना सुर मिला दिया। पीछे वाला मुसाफिर बोल उठा, भाई तुम तो गाना भी बहुत बढ़िया गाते हो। इसके बाद दोनों ने एक दो गाने और मिलकर गाए। थोड़ी दूर चलते ही एक बारात जाती दिखी, जिसकी आवाज़ सुल्तान ने थोड़ी पहले सुनी थी। जल्दी ही वो उस बारात तक पहुंच गया। अब सुल्तान उस बारात की भीड़ के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा था। सभी बाराती मग्न होकर नाच गाने में व्यस्त हैं। मजबूरन सुल्तान बारात के पीछे पीछे चलने को मजबूर था। कब्रिस्तान के पास आने तक पीछे बैठा बाराती चुपचाप रहा और सुल्तान के बारात के पास पहुंचने तक ही साइकिल पर पीछे बैठा रहा। वो बाराती अब साइकिल से उतर चुका था और सुल्तान से बोला, सुल्तान भैया आपका बड़ा धन्यवाद, आपने मेरे पैर का इलाज कर दिया और मुझे बारात तक भी पहुंचा दिया। फ़िलहाल ये मेरी निशानी रखिए, शायद इसकी ज़रूरत पड़ने वाली हो। अरे कैसी ज़रूरत? देख लेना, ज़रूरत का क्या, कभी भी पड़ सकती है। मुझे आपकी मदद करके खुशी मिलेगी। मदद? कैसी मदद? पर मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? सुल्तान ने पूछा तो उसने जवाब दिया, मुझे सब कुछ पता है और हाँ, मुझसे मिलते रहना ज़रूर, मैं यहीं रहता हूँ। और इतना कहकर उस आदमी ने सुल्तान की जेब में अपने हाथ से कुछ रख दिया। सुल्तान नाना कहता ही रह गया, पर वो आदमी सुल्तान की जेब में कुछ रखकर आगे बारात के साथ चल पड़ा। सुल्तान बारात के पीछे पीछे अभी भी चल रहा था
और गनीमत मना रहा था कि अच्छा हुआ जो बारात मिल गई, वरना कब्रिस्तान का सोचकर डर के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। बस अब कब्रिस्तान वाला मोड़ आ गया था। इसके बाद कोई डर की बात नहीं थी। सुल्तान अभी भी बारात के पीछे पीछे चल रहा था। बारात अब अचानक कब्रिस्तान वाले उस छोटे रास्ते के लिए मुड़ी। सुल्तान कब्रिस्तान की तरफ बारात को जाते देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि बारात कब्रिस्तान में क्या जा रही है। कब्रिस्तान में आखिर बारात का क्या काम। देखते ही देखते वो छोटा रास्ता पार करते ही पूरी बारात अचानक से कब्रिस्तान में घुस गई और एकदम से गायब हो गई। सुल्तान चौंक गया। पूरी की पूरी बारात एकदम से कैसे गायब हो सकती है? हालांकि गानों की आवाज़ अभी भी आ रहे थे। क्या उसने किसी भूतों की बारात को देखा? किसी भूत को अपनी साइकिल पर बैठा कर यहाँ तक लाया? डर के मारे अब उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी साइकिल बढ़ाने में कि किसी तरह कब्रिस्तान जल्दी से जल्दी पार हो जाए। पर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका गला सूख रहा हो, शरीर का खून सूख गया और पैरों की ताकत जैसे खत्म ही हो गई। साइकिल आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। डर से कांपते सुल्तान को कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि दुआ पढ़ते हैं, पर डर के मारे कोई दुआ उस समय याद ही नहीं आई। दिमाग सुन्न पड़ गया। सारी दुआएं एकदम से भूल गया। बस उसके मुंह से मुश्किल से अल्लाह अल्लाह ही निकल पा रहा था। वो जड़वत हो चुका था और थोड़ी देर में अल्लाह अल्लाह रटते रटते उसका डर कुछ कम हुआ और जल्दी ही वो अपने घर की सड़क तक भी आ गया। घर आकर सुल्तान थरथराते शरीर के साथ ही पहले अपने अब्बू का हाल चाल लेने गया, पर डरते कांपते देखकर अब्बू ने भी पूछा कि क्या हुआ, ऐसे कांप क्यों रहे हो? पर सुल्तान ने सिर्फ थके होने की बात कही। फिर जल्दी से कपड़े बदले और भूख और डर खत्म करने के लिए चाय बनाई और 2 स्लाइस ब्रेड की निकाली। चाय के साथ ब्रेड खाया। जब बेड पर सुल्तान लेटा तब आज रात की बात सोचते हुए कब उसकी आंख लगी उसे होश ही नहीं आया और वो खर्राटे मारते हुए सो गया। दूसरे दिन जब वो सोकर उठा तो सिर पर थोड़ा दर्द था। फ्रेश होने के लिए उसने चाय बनाई और बीती रात की घटना के बारे में सोचने लगा। क्या सचमुच उसने भूतों की बारात देखे थे? फिर तो जो बाराती उसकी साइकिल के पीछे बैठा था वो भी भूत ही रहा होगा। उसे झुरझुरी हो आई। उसने उस भूत के साथ मिलकर गाना गाया था। फिर उस भूत ने जाते जाते अपनी निशानी के तौर पर उसकी जेब में कुछ रखा था। क्या रखा था? सुल्तान जल्दी से उठा और अपनी शर्ट देखने के लिए सोचा। सुल्तान पिछली रात की बात याद करके उस भूतिया बारात के बारे में सोचने लगा। उसके साथ साइकिल पर बैठा हुआ बाराती रात में तो नहीं पर अब खौफनाक लगने लगा था। भूतों से भिड़ंत के बाद अब भी वो किसी के साथ साझा करना चाह रहा था। फिर उसे उस भूत की कही बात याद आई कि कभी भी मदद की ज़रूरत हो तब बताना, उसे मदद करके खुशी मिलेगी। क्या भूतों में भी मदद करने की सहायता होती है? उसने तो सिर्फ भूतों के खौफनाक होने की ही बात सुनी थी। उस भूत ने उसकी जेब में अपनी निशानी के तौर पर कुछ भी रखा था जिस पर अभी तक सुल्तान का ध्यान नहीं गया था। क्या रखा था जेब में? सुल्तान ने सोचा। फिर तुरंत ही ये बात भी दिमाग में आई कि भला भूतों के पास क्या ही हो सकता है जो वो देंगे। फिर भी सुल्तान का दिल हो आया कि चलो एक बार शर्ट की तरफ चेक कर ही लेते हैं। इतना सोचकर सुल्तान ने अपनी शर्ट उठाई और शर्ट पर कुछ भारी सा उसे लगा।
उसने जेब में हाथ डाला। उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसके हाथ में कोयले के 5 टुकड़े थे। ये कोयले उस भूत की मदद करने के लिए उसके लिए एक इनाम था। उसने कोयले जेब से बाहर निकालने चाहे, पर जैसे ही उसने कोयलों को बाहर निकाला, वो 5 कोयले के टुकड़े 5 सोने के चमचमाते सिक्कों में तब्दील हो गए। सुल्तान की आंखें चमक उठी। उसने एक प्लेट उठाई और उस पर सिक्कों को रख दिया। फिर उस प्लेट को उठाकर अपने अब्बू को दिखाने गया और फिर अब्बू को पूरी बात बता दी। अब्बू की आंखों में आंसू आ गए। उनके घर में पैसे की बहुत दिक्कत थी, इसीलिए तो सुल्तान अपने अब्बू का इलाज नहीं करवा पा रहा था। अब शायद इन सिक्कों की मदद से वो अपने अब्बू का इलाज करवा पाए, और सुल्तान ने वैसा ही किया। कुछ ही महीनों में उसके अब्बू बिल्कुल सही हो गए और फिर सुल्तान ने मन ही मन उस भूत वाले बाराती का शुक्रिया अदा किया।